दोस्तों फ्रांस के पॉलिटिक्स में एक तूफान आ गया है, बिग शेकअप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो फ्रांस में तेजी से लोकप्रियता पाने वाली मरीन ली पेन, उनका पॉलिटिकल करियर मानो जैसे खत्म हो चुका है, उनके ऊपर बैन लग गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये जो आरोप देखें उनके ऊपर जो लगाए गए हैं, जिसके आधार पे उनको इस प्रकार से कन्विक्ट किया गया है, ये उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं, ऐसे आरोप हैं कि यदि आप 10 साल तक किसी भी यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो वो तो इसमें दोषी मिल ही जाएंगे। क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, आइए जरा इसको भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबली मीडिया इसे हर जगह कवर कर रही है। फ्रेंच फार राइट लीडर ली पेन बैंड 2027 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी, वो भी तब जब लग रहा था इमानुएल मैक्रों को यही हटाने वाली हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रांस की मरीन ली पेन आप देख सकते हैं बैन हो गई है। एम्बेजलमेंट का आरोप लगा है, यानी करप्शन का आरोप लगा है। क्या करप्शन का आरोप है उसको जानेंगे, क्योंकि करप्शन अगर आप देखें तो चाइना के शी जिनपिंग भी इसी प्रकार से ओपोनेंट्स को हटाने के लिए आए दिन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है जरा डिटेल्स को हम जाने। और फ्रांस में तो काफी टाइम से काफी पैनी निगाह हम रख रहे थे, जब से फ्रेंच एम्बेसी ने, आपको याद होगा किस प्रकार से यूनुस को सपोर्ट भी किया था। अभी ये हाल की बात है जब यूएस की अगर आप देखें तो तुलसी गबार्ड जी आई हुई थी भारत, और उस वक्त उन्होंने जो बांग्लादेश के बारे में कहा था, तब से ही फ्रेंच एम्बेसी न जाने क्यों इसमें कूद पड़ी थी। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रो लेफ्ट लीनिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए मानो जैसे एक कॉज ऑफ सेलिब्रेशन है, पर यहाँ पे यूरोप में सिस्टमेटिक तरीके से राइट लीनिंग जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका सफाया हो रहा है। रोमानिया में क्या हुआ है आपको मैं बताऊंगा। हंगरी में विक्टर ओर्बान अगर आप देखें तो आए दिन उनकी फंडिंग कट की जा रही है, बाकी चीजें हो रही हैं। जर्मनी में एफडी के साथ क्या हो रहा है, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ है, ये सारी चीजों पे अगर हम इनको ध्यान से देखें तो क्लियरली दोस्तों सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एक बड़े ही प्लान्ड तरीके से जितनी भी राइट लीनिंग पार्टीज हैं उनके खिलाफ जो ग्लोबलिस्ट हैं, जब हम ग्लोबलिस्ट लेफ्ट लीनिंग कबाल की बात करते हैं तो आपके मन में अक्सर यही शख्स आते हैं, लेकिन इनके सिवा भी बहुत लोग हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो उर्सुला वॉन डर लायन है, जो यूरोपियन यूनियन चला रही है, क्लॉस श्वाब के साथ बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, यदि हम समझें यूरोपियन यूनियन का एग्जिस्टेंस खतरे में है, अगर राइट लीनिंग पार्टी आती है तो आए दिन ब्रेक्जिट जैसी चीजें हो सकती थी। मरीन ली पेन आती तो शायद फ्रेक्जिट भी होता। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ने अपना अस्तित्व बचाया है। वैसे ही अगर आप देखें तो बाकी जिनके साथ भी इनके तार जुड़े हैं उन सब के बारे में भी आइए जरा जानते हैं, कैसे एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से राइट के ऊपर आपको अटैक होता हुआ दिख रहा है यूरोप में। एलॉन मस्क ने कई बार इसके बारे में कहा भी है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा इसको जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, याद देना चाहूंगा आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाके जुड़ जाएं। फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है दोस्तों। बड़ा ही अगर आप देखें तो अनबिलीवेबल ऑफर है। पिंड कमेंट में आपके लिए लिंक है, जल्दी से जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। डिटेल्स ऑफ द ऑफर टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्या हुआ है दोस्तों, मरीन ली पेन इनको आज कन्विक्ट किया गया है। ये फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी है, उसकी लीडर है, और इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने 3 मिलियन यूरो का गबन किया है। ली पेन के वो दोस्तों 4 साल का प्रिजन टर्म दिया गया है, 1 लाख यूरो का फाइन लगाया गया है, 5 साल का बैन लगाया गया है फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो ये भी उनके ऊपर लगाया गया है, यानी कि ये अब प्रेसिडेंट आने वाले चुनाव में लड़ भी नहीं पाएंगी। तो सपना तो मानो जैसे चूर चूर हो चुका है। दोस्तों अगर आप मरीन ली पेन की बात करें तो ये लीडर थी RN पार्टी की, फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी। फॉर्मरली अगर आप देखें तो नेशनल फ्रंट नाम था, इसको रीब्रांड किया, और उस टाइम ये फ्रिंज में बहुत ही कम वोटर परसेंटेज में इनको मिला करता था, वो फ्रिंज पार्टी थी। इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाया। RN ने हिस्टोरिकल हाइज 2017 के प्रेसिडेंशियल रन ऑफ में 34% वोट पाए हैं। वैसे ही आप देखें तो 2022 में नेशनल असेंबली में 31.5% सीट्स इनको मिला है। 2024 में यदि आप देखें तो जो EU इलेक्शंस हुआ इसमें तो इनको बहुत ज्यादा वोट्स मिले, और लग रहा था कि अब ये कंटेंडर हैं फ्रांस की प्रेसिडेंसी के लिए। इमानुएल मैक्रों को हराएंगी 2027 में, और इनके आने के बाद जिस प्रकार से ये यूरोपियन यूनियन की क्रिटिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रेक्जिट भी हो सकता था। इस तरफ भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था, यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता। अब दोस्तों यहाँ पे अगर फ्रेक्जिट ना भी हो तो यूरोपियन यूनियन में जिस प्रकार से विक्टर ओर्बान हंगरी से यूरोपियन यूनियन की वर्किंग के खिलाफ जाके अपनी राय रखते हैं, कुछ वैसा ही फ्रांस भी करता। और अगर फ्रांस जैसा देश वैसा करता तो यूरोपियन यूनियन में फिर रही कौन गया। तो दोस्तों यही देखने वाली बात थी। तो लग रहा है मानो जैसे इनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, ऐसा इनके सपोर्टर्स का कहना है। जो चार्जेस लगे हैं जरा सुनिए आप क्या लगे हैं। दोस्तों दरअसल ये इन्वेस्टिगेशन 2015 से चल रहा था।
10वां साल चल रहा था इन्वेस्टिगेशन का, आए दिन मानो जैसे इंतजार किया जा रहा था कि कब सही समय आएगा और ये फाइनल होगा। अब दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जो कि लेफ्ट लीनिंग मार्टिन शूल्स हैं, उनके कहने पे ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। तो फ्रांस के अंदर नहीं, जर्मनी से आते हैं मार्टिन शूल्स, अगर आप देखें तो वहां की लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, उसके वो लीडर हैं, उनके कहने पे ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ पहला। दूसरा अगर आप देखें तो क्या आरोप है? आरोप ये है कि जो मरीन लीपेन के बॉडीगार्ड आप देख रहे हैं, उनको जो पैसा दिया गया वो यूरोपियन यूनियन के फंड से दिया गया, और अन्य स्टाफ भी जो मरीन लीपेन ने हायर किया उसको यूरोपियन यूनियन ने कहा हमारे फंड से दिया, लेकिन काम हमारे लिए नहीं, तुमने फ्रांस के पॉलिटिक्स के लिए किया। हुआ क्या दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन वहां का जो पार्लियामेंट है वो हर एमपी को, पॉलिटिकल पार्टीज को बजट एलोकेट करता है। ये बजट इसलिए एलोकेट किया जाता है कि वो अपने लिए असिस्टेंट्स हायर करें, वो जिसके द्वारा नए लॉज पर काम कर सकें, रिसर्च कर सकें, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाके वहां पे लोगों से मिल सकें, तो उनसे इंगेज कर सकें, तो इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। तो वही पैसे मरीन लीपेन को मिले। मरीन लीपेन ने उस पैसों से कुछ स्टाफ भी हायर किया, लेकिन यूरोप का कहना है कि देखिए ये जो स्टाफ आपने हायर किया उससे आपने यूरोपियन यूनियन का काम नहीं किया, बल्कि यूरोपियन यूनियन का ही काम नहीं किया, बल्कि अपना फ्रेंच पॉलिटिक्स का भी काम किया। मरीन लीपेन ने कहा ये जो असिस्टेंट जिनकी बात हो रही है, जैसा मेरा बॉडीगार्ड हो गया, ये बड़ा ही ट्रस्टेड पर्सन होता है, ये मैं किसी को भी हायर नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं रख सकती, तो जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए काम करूंगी, उसी के साथ में फ्रेंच इलेक्शंस के लिए, वहां के पॉलिटिक्स के लिए भी उसी के साथ काम करूंगी। तो ये आरोप बड़ा ही वेग है, ये बड़ा ही ओवरलैपिंग वर्क है इन स्टाफ का। मैं ये बात सही है, लेकिन इसमें आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कैसे आप डिसाइड करें, जब मैं कंस्टिट्यूएंसी से मिल रही हूं कि मैं आज फ्रेंच इलेक्शंस के लिए मिलने आई हूं या फिर यूरोपियन इलेक्शंस के लिए मिलने आई हूं, तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट है। तो इसलिए इस प्रकार से आप अगर मेरे खिलाफ केस लगा रहे हैं तो दिस इज अ परसिक्यूशन। उन्होंने कहा अच्छा चलिए 1 मिलियन यूरो का प्रॉब्लम है तो मैं वापस दे देती हूं यूरोपियन पार्लियामेंट को। उन्होंने पैसे भी लौटा दिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं गिल्टी नहीं हूं, यहां पे सेम व्यक्ति सभी के लिए काम करेंगे, दोनों जगह पे काम कर रहे हैं, वही मैंने भी किया, लेकिन उनका लीगल परस्यूट चलता रहा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसी के लिए इनको यहां पे दंडित किया गया है। अब अगर आप देखें तो इसमें अपने आप में ये एक विछंट की बात यहां पे हो रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़ा ही सिलेक्टिव टारगेटिंग है। इस प्रकार का स्टाफिंग ओवरलैप अक्रॉस ईयू पार्टीज आपको देखने मिलता है, लेकिन केवल और केवल यहां पे मरीन लीपेन को टारगेट किया गया। कारण था कि ईयू को खतरा लग रहा था फ्रेक्सिट का, जिस वजह से इस इंटेंस स्क्रूटिनी, उनको 10 साल तक इस स्क्रूटिनी से गुजारा गया है। टाइमिंग भी यहां पे कुछ वैसा ही है, जो रिकॉर्ड सीट्स इनको मिले 2022 में, फिर 2024 में क्लियरली दिख रहा था लीपेन एक बड़ा थ्रेट बनने वाली हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे जो कोर्ट्स ने भी पेनल्टी लगाई है बड़ा हार्श लगाया है, इमीडिएट ऑफिस बैन, एक नॉन वायलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के लिए। वहां की मीडिया भी, कई लोग कह रहे हैं दिस इज एक्सेसिव। फ्रांस में अगर आप देखें तो अपील के लिए अपील होता है, उसके बाद तक आप इस प्रकार के आरोपों के लिए टाल सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो। यहां पे ईयू फ्रेंडली फिगर्स को सिमिलर केसेस में बहुत ही ज्यादा लीनियंसी भी मिली है। यहां बात हो रही है मैक्रों के अलाई बेरू, जो कि प्रो ईयू सेंट्रिस्ट हैं, उनको तो बड़ा आसानी से छोड़ दिया गया था ऐसे ही मामले में। तो यहां पे मरीन लीपेन ही क्यों? प्रोविजनल एग्जीक्यूशन दोस्तों कि बैन अभी लग जाएगा, अपील के पहले ही। फ्रांस में दिस इज नॉट अ नॉर्म, अपील दिया जाता है, जब तक केस चलता है, फिर जाके कहीं ना कहीं आपको वापस दोषी पाया जाएगा, तब जाके बैन लगता है। लेकिन अभी बैन लगा देना ये इसीलिए हो रहा है कि मरीन लीपेन दोबारा चुनाव ना लड़ पाए। दोस्तों यहां पे लीपेन के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो भी ब्रुसेल्स और मैक्रों के साथ अलाइंड है। अब दोस्तों जुडिशरी वाली बात अगर आप देखें तो इस प्रकार की बात यूएस में भी पॉलिटिक्स में लाइकवाइज कही जा रही है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक इमर्जिंग लॉफेयर स्ट्रेटेजी हमको देखने मिल रहा है ग्लोबली, जिसमें आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी किस प्रकार से लॉ और उस सारी चीजों में अलग अलग केसेस में उलझाया गया। तो वही चीज आप देखें तो यूरोप में भी हो रहा है। मैटियो साल्विनी इटली से आते हैं दोस्तों, इनको जब ये इंटीरियर मिनिस्टर का काम कर रहे थे, इनके ऊपर आरोप लगाए गए जब ये काफी फेमस होने लगे कि ये किडनैप किए थे माइग्रेंट्स को। अब दोस्तों ये आरोप से ये बरी हुए 2022 में, लेकिन तब तक इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे हीथ वाइल्डर्स हैं, इनके ऊपर आए दिन आरोप लगता रहता है हेट स्पीच का। तो ये एक इमर्जिंग आपको चीजें देखने मिलेंगी। ईयू में दोस्तों बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से राइट को पर्ज होता हुआ आप देख सकते हैं। रोमानिया की ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं। 2024 में दिसंबर की बात है, इलेक्शन ड्यू था। कैलिन जॉर्जेस्क्यू, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं, ये फार राइट नेशनलिस्ट कैंडिडेट है, AUR अलायंस फॉर द यूनियन ऑफ रोमानियंस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं।
किसी ने उम्मीद नहीं की थी इनको इतना वोट मिलेगा, लेकिन जो पहला राउंड हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसमें ये हाईएस्ट वोट पाने वाले व्यक्ति बन गए। 23% करीबन इनको वोट मिला। नेक्स्ट राउंड में चुनाव जाना था, इससे पहले चुनाव नेक्स्ट राउंड में जाता, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट थी 6 दिसंबर को बोल दी कि नहीं 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 जी, ये सारा का सारा इलेक्शन प्रोसेस एनल किया जाता है, हटाया जाता है, और उसमें वापस यही रोमानिया की कोर्ट आई। तो इसीलिए दोस्तों कोर्ट के ऊपर भी यहां पे उंगलियां उठ रही हैं यूरोप में, और पूरा का पूरा रन ऑफ अगर आप देखें तो कहे अब ये इलेक्शन यहां पे रोक दिया जाएगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है, रशिया कुछ टिकटॉक के द्वारा इन्फ्लुएंस कैंपेन कर रहा है इनके सपोर्ट में, इसलिए ये जीत रहे हैं। नतीजा क्या हुआ दोस्तों जानते हैं? आज वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, आज उनके कैंडिडेचर को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बैंड है, रोमानियन अथॉरिटीज ने कह दिया आप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके सिवा दर्जन भर और कैंडिडेट को बैन किया गया, उनमें से लेकिन एक वो कैंडिडेट भी थे जो कि सबसे ज्यादा वोट पाए। दोस्तों यहां पे केवल रोमानिया तक सीमित नहीं है, आप अगर देखें तो ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, हर जगह आपको यही होता हुआ दिखेगा। ऑस्ट्रिया में दोस्तों आप इनको यहां पे जो देख रहे हैं, ये है हर्बर्ट किकल। दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी फार राइट पार्टी है। 29% इनको अगर आप देखें तो वोट मिला सितंबर 2024 के चुनाव में। जैसे ही इनको इतना वोट मिला, इनके खिलाफ इंटीरियर मिनिस्टर जब ये थे, उस वक्त पार्टी फिनेंसेस और एक्सट्रीमिस्ट टाइज, ये सारे केस खोल दिए गए। आगे सुनिए, जर्मनी में 2021 जर्मनी की जो फेडरल ऑफिस है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने लेबल किया है एएफडी को एक सस्पेक्टेड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एएफडी दोस्तों जर्मनी की फार राइट पार्टी है, ये वही है जो कि इस बार सेकंड हाईएस्ट वोट पाई है। दोस्तों उसके खिलाफ क्या क्या हो रहा है जरा आप सुनिए। एएफडी अगर आप देखें तो इनके खिलाफ जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज बाई लॉ दोस्तों सारा का सारा इनका कम्युनिकेशन मॉनिटर करती है, और इसलिए करती है क्योंकि उनका कहना है ये एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। नतीजन ये होता है जो एएफडी के पॉलिटिशियंस हैं वो कहां जाने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनने वाली है, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के पास पहले ही होती है, जो कि ऑब्वियसली इलेक्टेड जो लीडर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनके साथ शेयर किया जाता है। तो वहां पे कहीं से भी एक तरीके से अगर आप देखें तो अब्यूज ऑफ पावर जर्मन कोर्ट्स को नहीं दिखता। एएफडी कई बार कोर्ट के पास गई है ये कहते हुए कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है, सर्वेलेंस बंद करवाओ। कई बार ये केस भी हार गए हैं। दोस्तों यहां पे एएफडी कहीं से भी पावर में ना आ जाए, इसलिए जर्मनी की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सीडीयू हो गया, एसपीडी हो गया, ग्रीन्स हो गया, ये सब ने आपस में एक इनफॉर्मल कोएलिशन बनाया है कि चुनाव पहले हम अलग अलग लड़ लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा करेंगे कि आपस में ही कोएलिशन बना के सरकार बनाएंगे। किसी भी हाल में हम में से कोई भी एएफडी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, एएफडी को पावर में नहीं आने देगा। दोस्तों ये हाल जर्मनी की सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की है। विक्टर ओरबान के साथ क्या होता है आपको मालूम ही होगा, किस प्रकार से हंगरी को उसके फंड कट किए जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि नहीं जी आप यूरोपियन यूनियन के विजन के साथ अलाइन नहीं करते। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा यूरोप में एक राइट के ऊपर अगर आप देखें तो इस प्रकार का पॉलिटिक्स गहरा रहा है, जिसमें उनका परसिक्यूशन हो रहा है। कारण बड़ा सरल है दोस्तों, ये जितने भी राइट लीनिंग पार्टीज हैं ये यूरोपियन यूनियन जैसे ग्लोबलिस्ट बॉडीज में यकीन नहीं करते। इनका कहना है नेशनलिज्म, यानी अपना देश, यूरोपियन यूनियन इज नॉट ऊपर, हमारे देश के ऊपर नहीं है किसी भी हाल में। तो ये सुप्रा नेशनलिस्ट बॉडी, इसके तरफ उनका कहीं से भी कहना है कि हम, हमारे देश के हित सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो ब्यूरोक्रेसी है वो यही डरती है कि कल को ये राइट विंग पार्टीज आ गए तो ये तो यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे, फिर यूरोपियन यूनियन का होगा क्या? यहाँ पे जर्मनी अलग हो जाएगा, फ्रांस अलग हो जाएगा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में बचा ही क्या? तो वो सबसे बड़ी समस्या उनको दिख रही है। इसीलिए ये अब इस प्रकार से डबल डाउन कर रहे हैं राइट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज पे। इलॉन मस्क भी अगर आप देखें तो आए दिन कह रहे थे कि मैं राइट को सपोर्ट करूंगा, एक स्पेशल फंड बनाऊंगा यूरोप में राइट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज आए इसके लिए। तो दोस्तों यहां से कहीं ना कहीं इलॉन मस्क के ऊपर भी उंगलियां उठ रही, क्या आप सोरोस राइट के होते जा रहे हैं? तो ये भी दोस्तों एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो कि आपको पूरे यूरोप में होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। दोस्तों जो प्राइसेस आपको हम दे रहे हैं आप देख सकते हैं, 2026 का एग्जाम लेंगे तो 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलता है जिसमें 22,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। 2028 लेंगे, 30 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है, उसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा केवल 38,999 रुपीज में। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर दोस्तों आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त आपको जो हम ऑफर कर रहे हैं अनबिलीवेबली, आप अगर देखें तो इसको हमने आपके लिए अफोर्डेबल बनाया है।
लेकिन बेस्ट क्वालिटी है। इस कीमत पे जो आप कीमत अदा कर रहे हैं, इस पे केवल आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट तो प्रिपेयर कराएंगे ही, लेकिन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, यानी कंप्लीट पैकेज है। आप इस पर पूर्ण रूप से रिलाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंडिविजुअल कोर्सेज के थ्रू पढ़िए, ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। मेक श्योर आप आज जुड़ जाएं, क्योंकि आज ऑफर खत्म हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके डाउनलोड करें, इसका फायदा आप अवश्य उठा